प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं भूगोल विषय का 6वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है समुद्री जल के गुणधर्म। समुद्री जल के गुणधर्म में हम पहले दिया है थोड़ा याद करें। थोड़ा याद करें में यहाँ पर आपको थोड़ा याद करें में पिछले कक्षा में जो हमने पढ़ा है वो हमको क्या जानकारी है। पहला है, संसार में सबसे अधिक बड़ा जल संचय कौन सा है। तो संसार में सबसे अधिक बड़ा जल संचय क्या है? समुद्र है। दूसरा, उसके आगे है, सागरीय जल खारा क्यों होता है। सागरीय जल खारा क्यों होता है? क्योंकि सागरीय जल में अनेक प्रकार के लवण, या जिसको हम हिंदी में नमक बोलते हैं, नमक घुले होंगे, जिसके कारण समुद्री जल खारा होता है। हमने पिछली कक्षा में समुद्र के संदर्भ में ज्वार भाटा तथा प्रवाह इनका अध्ययन किया था। इस पाठ में हम जल के गुणधर्म के बारे में विचार करेंगे। तो जल के गुणधर्म में पहला गुणधर्म है जल का तापमान। जल के तापमान पर आओ हम देखते हैं। समुद्री जमीन और समुद्री जलवायु में क्या अंतर है। ज़मीन की जलवायु बहुत जल्दी ठंडी होती है और बहुत जल्दी गर्म होती है, जबकि समुद्र की जो जलवायु होती है वो ना तो जल्दी गर्म होती है और ना ही जल्दी ठंडा होती है। तो आपको ये समुद्री जलवायु और ज़मीन की जलवायु में अंतर समझ में आया होगा। ज़मीन की जलवायु जल्दी ठंडी भी हो जाती है, रात में जल्दी ठंडी हो जाएगी, और दिन में जब धूप लगेगा तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। जबकि समुद्र की जो जलवायु होती है वो दिन और रात से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला कहा है कि विषुवत रेखा से ध्रुवीय प्रदेश की ओर समुद्री जल के तापमान में क्या अंतर दिखाई पड़ता है। अभी आप पृथ्वी अगर देखें तो इस प्रकार है, बीच में विषुवत रेखा है, यहाँ ध्रुवीय प्रदेश है, यहाँ ध्रुवीय प्रदेश है। तो सूर्य इसी ध्रुव के ऊपर अक्सर रहता है, इसलिए यहाँ के जो समुद्र हैं वो थोड़ा गर्म होते हैं, जबकि ध्रुवीय प्रदेशों के समुद्र, इधर के समुद्र ठंडे होते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ध्रुवीय प्रदेश के ऊपर सूर्य की ऊष्मा पड़ती है, इसलिए ध्रुवीय प्रदेश का समुद्र थोड़ा गर्म होता है। अभी आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कहा है? भौगोलिक स्पष्टीकरण देखिए। तापमान यह समुद्र का महत्वपूर्ण गुण है। समुद्र जल का पृष्ठीय तापमान सभी जगह समान नहीं होता है। मतलब पूरे समुद्र में जितना समुद्र है सभी जगह समुद्री तापमान समान नहीं होता। समुद्री तापमान में भिन्नता विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है। अब वे कौन कौन से घटक हैं जिन पर समुद्री तापमान की भिन्नता निर्भर करती है, इसको देखते हैं। कहा है कि अक्षांश रेखा की दृष्टि सोचें तो विषुवत रेखीय समुद्र के पृष्ठीय तल का तापमान विषुवत रेखीय प्रदेश से ध्रुवीय प्रदेश की ओर कम होता है। अभी जो बताया था कि विषुवत रेखीय प्रदेश का तापमान अधिक होगा, ध्रुवीय प्रदेश का तापमान कम होगा। विषुवत रेखीय प्रदेशों के औसत तापमान 25 सेंटीग्रेड, मध्य अक्षांश रेखा का 16 और ध्रुवीय प्रदेशों के तापमान 2 सेंटीग्रेड होता है। मतलब अगर मान लो ये पृथ्वी है तो यहाँ जो समुद्र है उसका तापमान होगा 25, यहाँ 16 डिग्री पे मध्य अक्षांश रेखा मतलब 45 डिग्री उत्तर चले जाओगे तो वहाँ 16 और ध्रुवों पर 2। यही चीज़ यहाँ भी, इधर भी 25 है तो 45 पर 16 और यहाँ लगभग 2 डिग्री होता है तापमान। तो इस तरह से कहा रहा है कि
समुद्र का जो पृष्ठ तल ऊपर का तापमान ये केवल बता रहा है, अंदर का नहीं। समुद्र के ऊपर जो सतह है उसका तापमान विषुवत रेखा पर 25, मध्य अक्षांश रेखाओं पर 16 और ध्रुवों पर 20 होता है। अभी आइए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कहा है कि इसके अलावा पृष्ठीय तापमान चक्रवाती वर्षा, समुद्री लहर, प्रवाह, क्षारकता, प्रदूषण इत्यादि पर भी निर्भर करती है। मतलब केवल सूर्य की ऊष्मा के अलावा चक्रवाती वर्षा, समुद्री लहर, प्रवाह, क्षारकता इत्यादि पर निर्भर करती है। समुद्री प्रवाह का समुद्री जल के तापमान पर परिणाम होता है। जिस क्षेत्र में शीत समुद्री प्रवाह बहती हैं वहाँ का समुद्र का तापमान कम होता है और जहाँ उष्ण समुद्री प्रवाह बहते हैं वहाँ का तापमान अधिक होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ज़रा बताइए तो में एक ग्राफ दिया है जिसमें समुद्र का तापमान है। अब उसी के आधार पर यहाँ पर आपको इसी ग्राफ को देखकर उत्तर बताना है। कहा है कि उष्णकटिबंध में समुद्री जल का अधिकतम तापमान कितना है, यह तापमान 500 गहराई पर कितना होता है। तो ये देखो, ये जो लाइन है ये लाइन ये उष्णकटिबंध की लाइन है। ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ये उष्णकटिबंध की लाइन है। तो उष्णकटिबंध पर अधिकतम तापमान यहाँ देखो ये 20 है तो 20 से थोड़ा कम है, इसलिए कितना होगा 19 डिग्री दिख रहा है आपको। तो पहले का उत्तर 19 हो गया। दूसरा है मध्य अक्षांश रेखा प्रदेशों में समुद्र का तापमान समुद्री सतह के पास कितना। तो ये आपको ये हरी रंग की जो लाइन दिख रही है वो मध्य अक्षांश रेखा है। मध्य अक्षांश रेखा पर समुद्र के सतह पर तापमान जो है वो कितना है, आप देखो 15 से 1 कम। 15 से 1 कम मतलब 14। तो ये हो गया मध्य अक्षांश रेखा पर समुद्र का तापमान। अगला देखिए, ये तापमान 1500 गहराई पर कितना। 1500 गहराई देखिए यहाँ पर है। 1500 गहराई पर यह तापमान 5 डिग्री मध्य अक्षांश रेखाओं पर है। 5 डिग्री यहाँ 1500 का मतलब होता है, यहाँ देखिए ये यहाँ पर 1500, ये 5 डिग्री लगभग यहाँ पर आएगा। अगला है उच्च अक्षांश प्रदेश का तापमान आलेख क्या दर्शाता है। गहराई के अनुसार तापमान 500, 1000 तथा 1500 उच्च अक्षांश का। तो उच्च अक्षांश का देखने के लिए पहले उच्च अक्षांश की देखिए। उच्च अक्षांश की ये लाइन है लाल वाली, सीधा 5 से कम से शुरू होती है और यहाँ तक, मतलब तापमान हमेशा 4 ही रहता है। तो उच्च अक्षांश रेखाओं पर जो समुद्र हैं, यानी जो ध्रुवों पर समुद्र हैं, वे हमेशा 4 सेंटीग्रेड पर बने रहते हैं। तो मतलब समुद्र के सतह का तापमान विषुवत वृत्त पर अधिक होता है। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे कम होता जाएगा। जैसे विषुवत वृत्त पर तापमान अगर 19 है तो मध्य अक्षांश रेखा पर 15, ध्रुवों पर 5। लेकिन अंदर जाके समुद्र के अंदर 2000 लगभग गहराई पे जाएंगे
तो सभी का तापमान 5 सेंटीग्रेड हो जाता है, चाहे वो विषुवत रेखा पर हो, चाहे समुद्र मध्य अक्षांश रेखा पर। अभी आइए भौगोलिक स्पष्टीकरण। भौगोलिक स्पष्टीकरण में एक मिनट थोड़ा बड़ा करने दीजिए जिससे आपको दिखेगा। हाँ, भौगोलिक स्पष्टीकरण। यहाँ पर भौगोलिक स्पष्टीकरण देखिए, समुद्र की सतह से अधिक गहराई, समुद्र की सतह से अधिकांश की सूर्य किरणें परावर्तित हो जाती हैं, परंतु बहुत कम मात्रा में सूर्य की किरणें समुद्र तल तक पहुंचती हैं। समुद्र के तल तक बहुत कम मात्रा में किरणें पहुंचती हैं। कहा है कि परिणामतः इसके अनुसार बढ़ती हुई गहराई के अनुसार उष्णता कम होती जाती है। जैसे समुद्र में 2000 गहराई तक जाओगे, 2000 गहराई तक जाने पर समुद्र की जो उष्णता है वो केवल 4 हो जाती है। मतलब 4 सेंटीग्रेड, सभी जगह 4 सेंटीग्रेड। ऊपर तो समुद्र का तापमान बदलता है, लेकिन नीचे समुद्र का तापमान बदलता नहीं है। विषुवत रेखा के पास समुद्री जल के तापमान में गहराई के अनुसार परिवर्तन आता है, तो ध्रुवीय प्रदेशों में कम परिवर्तन आता है। जैसे जो विषुवत रेखा है यहाँ पर 25 डिग्री ऊपर होगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे समुद्र ठंडा होता जाएगा। मतलब कहा है कि विषुवत रेखा पर समुद्र के नीचे जाएंगे तो गहराई के साथ परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन ध्रुवों पर ऐसा परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। अगला है भूवेष्टित समुद्र के बारे में। भूवेष्टित समुद्र का मतलब ऐसे समुद्र जो चारों ओर पृथ्वी से घिरे हों, ऐसे समुद्र को भी भूवेष्टित समुद्र कहते हैं। इनका जो तापमान होता है, भूवेष्टित समुद्र का जो तापमान होता है वो खुले समुद्र के तापमान से अधिक होता है। मतलब जो समुद्र चारों तरफ से पृथ्वी से घिरे होते हैं उनका तापमान अधिक होता है, और जो समुद्र चारों ओर से खुले होते हैं उनका तापमान कम होता है। आगे थोड़ा सोचिए। अच्छा, इधर नहीं जाना है। हाँ, इधर। अब दूसरा हम क्षारता के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। आपने अभी किसके बारे में पढ़ा? आपने अभी पढ़ा समुद्र के तापमान के बारे में। समुद्र का तापमान, जो विषुवत रेखा पर समुद्र है उनका पृष्ठ तल का तापमान अधिक होता है 25 सेंटीग्रेड। मध्य अक्षांश रेखा पर यहाँ और यहाँ होता है 16 सेंटीग्रेड, जबकि ध्रुवों पर होता है 2 सेंटीग्रेड। लेकिन जब समुद्र की गहराई में जाएंगे तो समुद्र की गहराई में जाने पर यहाँ पर विषुवत रेखा पर तापमान में परिवर्तन दिखाई देता है। मध्य अक्षांश रेखाओं पर भी परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन ध्रुवों पर ऊपर भी जितना तापमान है उतना नीचे जाने पर भी वही रहेगा। तो ये हमने अभी तापमान के बारे में पढ़ा। अभी आओ क्षारता के बारे में। सागर के जल में पानी का स्वाद नमकीन होने का कारण क्या है भाई? नमक जो है वो पानी में घुले होते हैं, जिसको हम लवण बोलते हैं, क्योंकि अनेक तरह के लवण नमक पानी में घुले होते हैं। तो विज्ञान की भाषा में उन्हें हम साल्ट बोलते हैं। साल्ट पानी में घुले होते हैं, जिसके कारण समुद्र का जल खारा होता है।
साग सागर जल में पानी की मात्रा सागर जल में पानी के क्षार की मात्रा अधिक होने का क्या कारण है? क्योंकि जो नदियाँ हैं, जो सभी नदियाँ ये अपने अंदर नमक को घोलते हुए, ज़मीन में जो भी नमक है उसको घोलते हुए लाती हैं और समुद्र में क्या करती हैं, मिला देती हैं। तो सारा जो नमक है वो समुद्र में चला जाता है, इसलिए समुद्री जल की क्षारकता अधिक होती है। सागर जल के क्षारों का हम क्या उपयोग करते हैं? सागर जल के क्षारों का उपयोग हम नमक भोजन में करते हैं। आगे पढ़ेंगे तो दिया है दवा और रसायन बनाने में करते हैं। इसके अलावा भोजन को सुरक्षित रखने में करते हैं तथा प्रशीतक के रूप में शीत गृहों में बर्फ बनाने में भी मतलब नमक का उपयोग करते हैं। कुल्फ़ी वाले देखिए हमेशा नमक डालते रहते हैं। तो इस तरह से हम बर्फ़ का उपयोग करते हैं। आगे आइए। यहाँ लिखा है बर्फ़ बनाने कारखानों में नमक का उपयोग करते हैं। अगला है नमक क्षारों के माध्यम से समुद्री जल के क्षार इकट्ठा किए जाते हैं। नमक क्षार का मतलब जहाँ नमक बनाते हैं उसको नमक क्षार कहते हैं। नमक क्षारों के माध्यम से मतलब समुद्री जल की क्षारकता को इकट्ठा किया जाता है। क्षारकता के कारण जल की बुयांसी उत्प्लावकता बढ़ जाती है। उत्प्लावकता बढ़ जाती है का मतलब कोई चीज़ डूबने की क्षमता कम हो जाती है। जल में जितना मतलब नमक घुलेगा उतना ही कम कोई चीज़ डूबेगा। मतलब वो नमक किसी चीज़ को जितना ही जल की क्षारकता अधिक होगी, उत्प्लावकता मतलब ऊपर लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा। इसके लिए कोई चीज़ सादे जल में जल्दी डूब जाएगी लेकिन समुद्र के पानी में जल्दी डूबेगी नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अभी आगे एक प्रयोग है उसे बाद में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।